नहीं, अमित शाह जी पहली बात तो खैर गलत आंकड़े दे रहे हैं कि 20,000 करोड़ में से भाजपा को 6,000 करोड़ मिले, बिल्कुल झूठ। 16,000 करोड़ में से 8,000 करोड़ उनको मिले या 12,000 करोड़ में से 6,000 करोड़ मिले। अगर आप अप्रैल 2019 के आगे का देखें तो 12,000 में से 6,000 उनको मिले। अगर आप शुरू से देखें तो 16,000 में से 8,000 उनको मिले, यानी कि आधा भाजपा को मिला। अमित शाह जी ये मानते हैं कि भाई हम बड़ी पार्टी हैं तो हम बड़ा घोटाला कर सकते हैं, बाकी तो छोटी पार्टियां हैं उनको छोटा घोटाला करने का ही हक है। क्योंकि हम बड़ी पार्टी हैं तो हमको बड़ा घोटाला करने का हक है। नहीं, ये कोई मानसिकता होती है क्या किसी भी लोकतंत्र में कि हम बड़ी पार्टी हैं, हमको बड़ा घोटाला करने का हक? घूस के तौर पर ही ज़्यादातर पैसे दिए गए हैं और इसी वजह से निर्मला सीतारमण के पति जो हैं वो कहते हैं कि ये विश्व का, देश का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा घोटाला। इस समय पूरे देश में इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला काफ़ी सुर्खियों में है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जिस तरीके से बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं उन्होंने किस तरीके से अपना बहुत सारा काला पैसा कहें, पीला पैसा कहें, जिस तरीके का भी पैसा था अपने गलत कारनामे को अंजाम देने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को दिया है, उसमें सबसे ज़्यादा चंदा उन्होंने जो दिया है वो भारतीय जनता पार्टी को दिया है। इसको लेकर काफ़ी चर्चाएँ हैं और इस सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं देश के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण जी। प्रशांत भूषण जी, डीबी लाइव में स्वागत है आपका। क्या मामला क्या है ये पूरा, पहले तो थोड़ा शॉर्ट में ये बताएं। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड जेटली साहब इसलिए लाए 2017-18 में ये कह के कि भाई इससे हम एक तो काला धन ख़त्म करेंगे इलेक्शन में, क्योंकि ये बैंक के थ्रू जाएगा पैसा। दूसरा वो कहते हैं कि हम इसको इसलिए सीक्रेट रखना चाहते हैं जिससे कि सरकार को ना पता लगे कि ऑपोजिशन को कौन पैसे दे रहा है। नहीं तो कंपनियां डरती हैं कि भाई हमको सरकार विक्टिमाइज़ करेगी, लेकिन उसमें एक चीज़ वो जानबूझकर उन्होंने गलत बोल दी कि सरकार को ना पता लगे। सरकार को तो इसलिए पता था क्योंकि स्टेट बैंक के ही थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड दिए जा रहे थे। उस पर एक नंबर था, सीक्रेट नंबर, जो स्टेट बैंक रिकॉर्ड करता था और जिसको आगे चलकर जब पार्टी एनकैश करती थी तो वो भी रिकॉर्ड करता था। तो स्टेट बैंक को तो पता था किसने किसको दिए, यानी कि सरकार को पता था, क्योंकि सरकार स्टेट बैंक को कंट्रोल करती है। सिर्फ ऑपोजिशन और जनता को नहीं पता था और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि लोगों के सूचना के अधिकार के लिए, ऑपोजिशन लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए ज़रूरी है कि सबको पता लगे कि किसने किसको पैसे दिए, और इसीलिए उन्होंने खुलासा ऑर्डर किया। फिर भी स्टेट बैंक सरकार की तरफ से ये कहता रहा कि नहीं हम तो हमें 4 महीने और लगेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना डंडा चलाया और बोला कि नहीं तुम 2 दिन के अंदर दे दो, तो उन्होंने वो जानकारी दे दी और उसका मैचिंग लोगों ने खुद कर ली। 2 मिनट के अंदर मैचिंग हो सकती थी कि भाई किसने किसको दिए। और जब ये मैचिंग हो गई तो ये बात निकल कर आई कि उन्हीं कंपनियों ने ज़्यादातर पैसे दिए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए, और उन्हीं पार्टियों को दिए हैं जिनसे उनको कुछ फ़ायदा मिल रहा था, या जिनकी सरकारों से उनको कोई फ़ायदा मिल रहा था, या तो कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे थे, या उनके हक़ में पॉलिसी चेंजेस हो रहे थे, या फिर ईडी और आईटी और सीबीआई का एक्शन रोका जा रहा था उनके ऊपर जो हो रहा था। तो इसलिए ये निकल कर आया कि घूस के तौर पर ही ज़्यादातर पैसे दिए गए हैं और इसी वजह से निर्मला सीतारमण के पति जो हैं वो कहते हैं कि ये विश्व का, देश का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा घोटाला। जो वित्त मंत्री हैं उनके हस्बैंड कह रहे हैं कि सबसे बड़ा वित्त घोटाला है विश्व का। उसके बावजूद भी देखिए भाजपा की तरफ से तरह तरह की सफाई आ रही है। अभी अमित शाह जी ने भी कुछ गलत आंकड़े पेश किए थे, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अमित शाह जी पहली बात तो खैर गलत आंकड़े दे रहे हैं कि 20,000 करोड़ में से भाजपा को 6,000 करोड़ मिले, बिल्कुल झूठ। 16,000 करोड़ में से 8,000 करोड़ उनको मिले या 12,000 करोड़ में से 6,000 करोड़ मिले। अगर आप अप्रैल 2019 के आगे का देखें तो 12,000 में से 6,000 उनको मिले। अगर आप शुरू से देखें तो 16,000 में से 8,000 उनको मिले, यानी कि आधा भाजपा को मिला। दूसरी बात, अमित शाह जी ये मानते हैं कि भाई हम बड़ी पार्टी हैं तो हम बड़ा घोटाला कर सकते हैं, बाकी तो छोटी पार्टियां हैं उनको छोटा घोटाला करने का ही हक है। क्योंकि हम बड़ी पार्टी हैं तो हमको बड़ा घोटाला करने का हक है। नहीं, ये कोई मानसिकता होती है क्या किसी भी लोकतंत्र में कि हम बड़ी पार्टी हैं, हमको बड़ा घोटाला करने का हक है? अच्छा, एक बात और मैं पूछना चाहूँगा कि पहले जो राजनीतिक पार्टियां चंदा लेती थीं
कंपनीज से डायरेक्ट लेती थी, तो उस समय भी ट्रांसपेरेंसी थी और जो शेयर होल्डर्स थे इवन उनको पता चलता था। तो इतिहास गवाह है कि कुछ शेयर होल्डर्स ने ये विरोध किया था कि भाई हम नहीं चाहते कि ये पैसा फलानी पार्टी को दिया जाए, ये गलत दिया जा रहा है। तो उसके बाद में फिर इलेक्टोरल ट्रस्ट आ गए। इलेक्टोरल ट्रस्ट में भी यही हुआ कि जो उसकी बातें थी वो लोगों तक ना पहुंच पाएँ, तो वो भुगत भोगी हम इतिहास में थे। ये सबको पता था कि इलेक्टोरल ट्रस्ट के कारण ये हुआ था कि लोगों को पता नहीं चल रहा था कि चंदा कौन ले रहा है कौन दे रहा है। तो उसके बाद में जब इलेक्टोरल बॉन्ड आए तो हमने इस चीज़ को रिपीट किया एक तरीके से, इलेक्टोरल ट्रस्ट वाले प्रोसेस को। तो उस समय अन्य पार्टीज ने विरोध क्यों नहीं किया? 2017 में जब ये लागू किया गया, 2018 से शुरू हुआ। देखिए, जब भी जो रूलिंग पार्टी होती है वो यही चाहती है कि भाई इस तरह का गुप्त पैसा मिलता रहे। भाजपा जब सेंटर में आई, पावर में आई, तो उनको लगा कि अब हम और आगे। देखिए, इलेक्टोरल ट्रस्ट सेमी एनोनिमस था क्योंकि उसमें ये तो पता लगता था कौन सा इलेक्टोरल ट्रस्ट किस पार्टी को दे रहा है, लेकिन ये नहीं पता लगता था कि किस कंपनी ने किस पार्टी को दिया, क्योंकि कंपनियां इलेक्टोरल ट्रस्ट को देती थीं अनलेस कि उस ट्रस्ट का पूरा पैसा ही एक पार्टी को चला जाए, जो कि कुछ केसेस में हुआ था। जहां पूरा पैसा एक पार्टी को चला जाए तब तो आप देख सकते थे कि भाई इस कंपनी ने इस ट्रस्ट को दिया, इस ट्रस्ट ने इस पार्टी को दे दिया। लेकिन कई बार कई कंपनियां मिलकर अलग अलग ट्रस्ट को देती थीं और उसके बाद ट्रस्ट जो है अलग अलग पार्टियों को देता था, तो आप मैच नहीं कर सकते थे कि किस पार्टी ने किस कंपनी ने किस पार्टी को दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड में तो मतलब इन्होंने बना ही दिया, स्कीम को ही ऐसा बना दिया कि आप पता ना लगा सकें सिवाय स्टेट बैंक के, और स्टेट बैंक को ये बोल दिया कि तुम किसी को नहीं बताओगे। यानी कि सिर्फ सरकार तो खैर वो सूचना उनसे ले ही सकती है, सरकार के अलावा किसी को नहीं पता लगेगा। तो एक तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड में भ्रष्टाचार को लीगलाइज कर दिया, ये कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने यही दलील दी थी और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में भी लिखी है कि इसके ज़रिए ये घूसखोरी हो सकती है। अच्छा, ये बताएं, जिस तरह से पहले डायरेक्ट चंदा लिया जाता था, फिर आपके इलेक्टोरल ट्रस्ट आए, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड में भी अपन देख रहे हैं कि जहां सुधार का प्रयास किया गया वहां हम और ज़्यादा जो है गर्त में गिरते गए। आपके अकॉर्डिंग क्या बेस्ट तरीका होना चाहिए? क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को चंदा तो चाहिए, तो क्या तरीका होना चाहिए जो सर्वश्रेष्ठ है, जिसमें किसी तरह का घालमेल होने की गुंजाइश ना हो? देखिए, आज तो पूरा हमारा इलेक्शन पैसे का ही खेल हो गया है और इतना पैसा खर्च हो रहा है जिसका कोई बिल्कुल बेइंतहा। कायदे से बहुत कम पैसों में चुनाव लड़ा जाना चाहिए और उसके लिए मेरी राय में कॉरपोरेशन से, कंपनियों से पैसा बैन कर देना चाहिए, जैसे ब्राज़ील में सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया कि भाई कंपनियां पैसे नहीं दे सकती पॉलिटिकल पार्टियों को। दूसरी बात, आपको पार्टी के स्पेंडिंग पर लिमिट लगाने की ज़रूरत है। तीसरी बात, आपको ये कानून बनाने की ज़रूरत है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट कैश में नहीं खर्च कर सकता। जब नोटबंदी लाई गई थी तो प्रधानमंत्री ने बोला था हम कैशलेस इकोनॉमी चाहते हैं। अब आप आम आदमी को तो कैशलेस नहीं कर सकते, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों को या कैंडिडेट्स को तो कैशलेस कर सकते थे। ये कानून लाकर कि अगर कोई कैश में पैसा लेता देता हुआ पकड़ा गया तो उसको करप्ट प्रैक्टिस माना जाएगा, उसका चुनाव रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन आपने वो भी नहीं किया। फिर स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस भी होनी चाहिए, यानी कि जिस कैंडिडेट को जितने वोट मिले उसमें 50 रुपये वोट या 70 रुपये वोट के हिसाब से उसको स्टेट से पैसे मिल जाने चाहिए, जिससे कि आम आदमी भी जिसके पास पैसे नहीं है लोन लेकर चुनाव लड़ सके। उसके बाद जब उसको 1 लाख वोट मिलते हैं उसको 50 लाख रुपए सरकार से मिल जाएगा और फिर वो लोगों को दे सके। स्टेट फंडिंग बहुत आसान है, बहुत फीजिबल है। टोटल पैसा इसमें 3000 करोड़ से कम खर्च होगा एक चुनाव में, जो कि बहुत कम है कंपेयर टू जितना पैसा एक चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में खर्च किया जाता है। तो देखिए, पॉलिटिकल जो चंदा है उससे बचने का एक बहुत अच्छा प्रयास जो है सर ने बताया है। मैं बिल्कुल एक आखिरी प्रश्न करना चाहूँगा। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला तो अब आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट काफ़ी सख्त नज़र आ रहा है। क्या लगता है इसमें कुछ सख्त कार्रवाई होगी? क्योंकि कई लोगों ने तो, जो कंपनीज थी उनका इतना टर्नओवर भी नहीं था जितना उन्होंने चंदा दिया है। तो किस तरह का आगे जो है वो कार्रवाई और सख्ती से कुछ सज़ा मिलने की संभावना है कुछ लोगों को? ये खुलासा तो हो गया, ये भी पता लग रहा है कि भाई ऐसा लग रहा है कि घूस दी गई, पर उस कॉन्स्पिरेसी में कौन लोग शरीक थे? कंपनी की तरफ से कुछ लोग, पार्टी की तरफ से कुछ लोग, सरकार की तरफ से कुछ लोग, और हो सकता है ईडी, आईटी, सीबीआई की तरफ से कुछ लोग। और उनको सज़ा होनी चाहिए। जिन्होंने इस भ्रष्टाचार में हिस्सा लिया
उनको सज़ा होनी चाहिए, और उनको सज़ा तभी मिल सकती है जब कोई स्वतंत्र एजेंसी इसका इन्वेस्टिगेशन करे, जो कि सुप्रीम कोर्ट ही गठित कर सकता है। तो ये थे हमारे साथ भारत के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण जी। और देखिए, जो भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा एक आर्थिक अपराध हुआ है, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से उस पर चर्चा कर रहे थे। उनका साफ कहना है कि इसमें जो जिम्मेदार हैं, जो दोषी हैं, उनको सज़ा होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ का सिस्टम क्या है, आप जानते ही हैं कि ट्रेल कहीं की जगह कहीं पहुँच जाती है और सज़ा किसी की जगह किसी को मिल जाती है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से सख्ती करता है और इस इतने बड़े भ्रष्टाचार में किस किस तक इसके तार गए हैं और किस किस को क्या सज़ा मिलती है। मैं डीवी लाइव के लिए गजेंद्र इंगले।